नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूं कानूनी कहानी में। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं रितेश मिश्रा। आज बात करेंगे कोर्ट से आने वाली उन सुर्खियों की जिन्होंने बड़ी खबरें जो बनी, और साथ ही बताऊंगी मैं आज आपको कि कोई अगर आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है तो बचाव के क्या उपाय आपके पास है, क्या कानूनी विकल्प आपके पास हैं, और आप अगर इस तरह की धमकी किसी से मिल रही है तो उसमें सबूत कैसे इकट्ठे कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। तो पहले शुरुआत करते हैं कोर्ट से आने वाली खबरों से। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें कहा है कि महिला अपने मायके वालों को भी अपनी संपत्ति में उत्तराधिकार दे सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि परिवार शब्द की जो व्याख्या है वो विस्तृत अर्थ में करने की जरूरत है, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो सिर्फ जो नेक्स्ट जनरेशन है या फिर कोई वारिस है, रिश्तेदार है, उसमें ही नहीं बांटी जा सकती, बल्कि महिला भी अपने मायके वालों को ये संपत्ति दे सकती है। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि एक महिला जो है उसके पति की मौत हो गई और उस मौत के बाद उस संपत्ति में से आधा अधिकार जो पति की संपत्ति थी उसमें से उस महिला को मिल गया। महिला ने अपने मरने से पहले वो जो संपत्ति उसके नाम पर थी वो अपने भाई के बेटों के नाम कर दी। अब इस पर नाराज होकर जो महिला है उसके देवर ने इसको चुनौती दी कि कोई भी अजनबी जो है उसको हमारी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता। तो उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और कहा कि महिला के मायके के जो लोग हैं उनको भी उत्तराधिकार संपत्ति में मिल सकता है, क्योंकि जब महिला को ये उसके पति की आधी संपत्ति दी गई थी तो जो मालिकाना अधिकार था उस संपत्ति पर वो उस महिला का ही था। तो ऐसे में वो महिला अगर अपने मायके वालों को भी ये संपत्ति देती है तो उनको भी उस संपत्ति का उत्तराधिकार माना जाएगा। दूसरी खबर जो है वो है समलैंगिक विवाहों को लेकर। दरअसल हाईकोर्ट में आज केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है और इसमें बताया है कि जो समलैंगिक शादियां हैं वो मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आती हैं और ना ही कानूनी जुडिशियल चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो इसकी स्वीकृति इस तरह के विवाहों की नहीं दी जा सकती है। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि इस तरह की जो शादियां होती हैं, समलैंगिक शादियां, उनको समाज में भी स्वीकृति नहीं मिली है। हमारे समाज में एक महिला और पुरुष के बीच में होने वाली शादियां लगातार रीति रिवाज के मुताबिक बरसों बरस से होती आ रही हैं और उनको उन शादियों को मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे में ना तो विधायिकी में ही और ना ही दूसरी तरफ सामाजिक दृष्टि से समलैंगिक विवाहों को कोई स्वीकृति मिली हुई है। तो साथ ही ये कहा गया है कि जो इस तरह के समलैंगिक विवाहों को स्वीकृति देने के लिए याचिकाएं लगाई गई हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उनको कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए। बहरहाल अब अप्रैल तक के लिए इस मामले में सुनवाई टल गई है। कोर्ट को देखना होगा कि केंद्र सरकार के इस हलफनामे के बाद अब आगे वो किस तरह से इस मामले की सुनवाई करना चाहते हैं। तीसरी खबर जो है वो टूल किट मामले को लेकर है। दरअसल टूल किट मामले में आरोपी शांतनु को 9 मार्च तक के लिए कोर्ट से राहत मिल गई है। इस बीच गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। दिल्ली पुलिस को भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और कहा है कि अगली सुनवाई जो 9 मार्च को होनी है तब तक शांतनु की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले दिशा रवि को पहले ही टूल किट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट जमानत पर रिहा कर चुका है। तो ये तो आज की कोर्ट की खबरें थी। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह से अक्सर हमने देखा है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कई बार लोग जो है एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे देते हैं। तो जिस व्यक्ति को धमकी मिल रही है वो अपने बचाव के लिए, अपनी शिकायत के लिए किस तरह से आगे मदद ले सकता है। आईपीसी की धारा 503 के तहत अगर किसी को जान से मारने की कोई धमकी देता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और साथ ही जो आईपीसी की धारा 506 है उसमें सजा का प्रावधान भी है। अगर आप जान से मारने की किसी को धमकी दे रहे हैं तो इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही इसमें जो जज है वो आप पर आर्थिक जुर्माना भी कर सकता है। तो सवाल ये है कि इस तरह से अगर आपको कोई लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से तंग कर रहा है
और इस तरह से जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो आपके पास क्या विकल्प हैं इससे निपटने के। तो पहला तो ये कि कोई भी अगर आपको फोन पे इस तरह से धमकी दे रहा है तो फोन में इसकी रिकॉर्डिंग तुरंत करें, जिससे आपके पास जब आप पुलिस में कंप्लेंट करें तो सबूत हो कि आपको किसी ने इस तरह से जान से मारने की धमकी दी है। दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि अगर आप बाहर कहीं खड़े हुए हैं जहां पर ये रिकॉर्डिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है। आप अपने फोन से अगर संभव है तो वो कर लीजिए। अगर वो भी संभव नहीं है तो फिर आप उस समय पुलिस को तुरंत बुला सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति की भी लोकेशन और आपकी भी लोकेशन सेम आएगी और इससे आपके लिए ये साबित करना आसान होगा कि उस व्यक्ति ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी। अगर संभव है और आपके साथ कोई दोस्त उस वक्त आपका मौजूद है जिस वक्त एक व्यक्ति आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो फिर आप उसको गवाह के तौर पर अपनी कंप्लेंट में उसका नाम दर्ज करा सकते हैं और पुलिस फिर आगे उस मामले में पूछताछ कर सकती है। और अगर आपके सामने कोई गवाह रहेगा तो आपका केस और मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अकेले हैं कहीं और किसी व्यक्ति ने आपको जान से मारने की धमकी दी, तो एक विकल्प ये भी है कि कोशिश कीजिए कि वहां पर अगर कोई सीसीटीवी कैमरा है तो आपकी उधर पीठ हो और उस व्यक्ति का फेस हो, जिससे जिस वक्त वो धमकी दे रहा है वो ऑडियो और वीडियो उसका सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए। ये भी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में काम आता है और आप जो आरोप उस व्यक्ति पर लगा रहे हैं उसमें उन आरोपों को सत्यापित करने में एक बड़े सबूत के तौर पर कोर्ट में आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड तो होता है लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें ऑडियो नहीं होता। तो ऐसी सूरत में भी अगर उस व्यक्ति का चेहरा आ रहा है और उसके हाव भाव दिखाई दे रहे हैं जो आपको धमकी दे रहा है, और उनसे हाव भावों को देखकर ये भी कोर्ट अंदाजा लगा देता है कि दूसरा व्यक्ति इसको धमकाने की तरह से लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो वो भी आपके फेवर में जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी कोई आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि अगर आपके पास इस मामले में कोई सबूत नहीं है तो फिर पुलिस भी इस मामले में अक्सर देखा गया है कि बहुत गंभीरता से इन चीजों को नहीं लेती है। लेकिन अगर आपके पास सबूत है तो आपका मामला पुख्ता होगा और पुलिस और कोर्ट दोनों उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब अगर आपको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है तो ये गैर जमानती अपराध है या जमानती अपराध, ये उस राज्य के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मसलन छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अगर किसी के व्यक्ति के खिलाफ जान से मारने की धमकी का कोई दूसरा व्यक्ति मुकदमा दर्ज कराता है तो फिर इसमें आपको कोर्ट से जमानत मिलेगी। यहाँ पर आप पुलिस से जमानत पर नहीं छूट सकते हैं। तो यानी ये गंभीर अपराध की सूची में रखा जाने वाला अपराध है इन राज्यों में। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इसको बड़े अपराध के तौर पर नहीं देखा जाता और वहां पर इसकी जमानत पुलिस के द्वारा ही कोर्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें हैं जो अगर आपको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है तो उसमें आप सबूत कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे आप पुलिस के पास जा सकते हैं, कैसे आप कोर्ट में मुकदमा जो है वो अपना आगे कर सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो आज की कानूनी कहानी में हमने आपको बताई। कल कुछ ऐसी ही और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।